नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। तो अफगान अब तालिबान का हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आने वाले वक्त में अफगान की सूरत क्या होगी, अफगान सरकार की सीरत क्या होगी, वो कौन कौन से चेहरे होंगे, तालिबान के वो कौन कौन से सरदार होंगे जो अफगान की सरकार में होंगे। तो आइए आज आपको बताता हूँ तालिबान के उन 5 सरदारों के बारे में जो आने वाले वक्त में अफगान पर हुकूमत करेंगे। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो मुल्ला उमर के करीबी हैं, उसी मुल्ला उमर के जिसने तालिबान को पैदा किया। ये काबुल में अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट पैलेस है। कायदे से इसी पैलेस से अफगानिस्तान की हुकूमत चलती है। रविवार दोपहर तक इस प्रेसिडेंट पैलेस में राष्ट्रपति अशरफ गनी बैठा करते थे, पर अशरफ गनी पर तालिबान की ऐसी दहशत छाई कि काबुल में तालिबान के दाखिल होने से पहले वो अपने पूरे परिवार के साथ रविवार शाम को ही इस प्रेसिडेंट पैलेस और काबुल को छोड़कर विदेश भाग गए। अशरफ गनी के भागने के बाद अब तालिबान इसी प्रेसिडेंट पैलेस का रुख करता है। ये तस्वीरें प्रेसिडेंट पैलेस पर तालिबान के कब्जे के बाद की है। इस आलीशान पैलेस को देखकर दूर दराज के कबीलों से आए तालिबान लड़ाके भौचक्के, लिहाजा अंदर घुसकर वो यहाँ हर चीज और हर पल मजे ले रहे हैं। अब इसी प्रेसिडेंट पैलेस में तालिबान का वो नेता बैठेगा जो अफगानिस्तान का नया हुक्मरान होगा। पर कौन होगा वो? 70,000 तालिबानी लड़ाकों का वो कौन सरदार है जिसकी एक आवाज पर तालिबानी लड़ाके उसका हुक्म बजाएंगे? आने वाले वक्त में अफगान में तालिबान सरकार की शक्ल सूरत कैसी होगी? तालिबान के वो कौन कौन से चेहरे होंगे जिनकी अफगान में तूती बोलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि हथियारों के दम पर अब तक जीत हासिल करने वाले तालिबानी लड़ाके क्या अपने नेता के कहने पर हथियार छोड़कर अफगान को एक शांतिपूर्ण सरकार दे पाएंगे? तो आइए तालिबान के उन 5 सबसे ताकतवर नेताओं से रूबरू होते हैं जो अफगान के हाकिम और हुक्मरान होंगे। यही वो 5 चेहरे हैं जिनके इर्द गिर्द आने वाले वक्त में तालिबान की नई सरकार होगी। यही वो 5 चेहरे हैं जो बरसों से अफगान में तालिबान को सींच रहे हैं। यही वो 5 चेहरे हैं जिनका असर तालिबान के लड़ाकों पर सबसे गहरा और ज्यादा है। फिलहाल इन्हीं के हाथों में अब अफगान की किस्मत है। तो आइए अब एक एक कर इन 5 से आपका पूरा तारुफ कराते हैं। अपनी पहचान और प्रोफाइल से अलग, चेहरे मोहरे से काफी शांत और सुलझा हुआ लगने वाला मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर इस वक्त तालिबान के टॉप कमांडरों में से एक है। टॉप कमांडर बोले तो वो शख्स जो तालिबान के लिए तमाम नीतिगत फैसलों के साथ साथ अपने संगठन के लिए तमाम डूज और डोंट्स का फैसला करता है। मुल्ला ब्रादर का जन्म साल 1968 में अफगानिस्तान के उरुजगान सूबे में हुआ। तालिबान के सबसे बड़े नेता और संस्थापक मुल्ला उमर के दामाद मुल्ला ब्रादर के बारे में कहा जाता है कि वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का खास आदमी है। तालिबान के को फाउंडर मुल्ला ब्रादर को अमेरिकी दबाव में साल 2010 में कराची से ISI ने गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद वो पूरे 8 साल तक जेल में रहा और फिर अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान ने उसे आजाद कर दिया। 80 के दशक में ब्रादर ने सोवियत सेना के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन के तौर पर लड़ाई लड़ी और यहीं से उसका तालिबानी करियर शुरू हुआ। 1992 में रूस के बाहर निकलने के बाद अफगानिस्तान में अलग अलग गुटों के बीच गृह युद्ध की शुरुआत हो गई और तब ब्रादर ने अपने पूर्व कमांडर और ससुर मोहम्मद उमर के साथ मिलकर कांधार में एक मदरसे की शुरुआत की। फिर 1994 में दोनों ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर यहीं तालिबान की बुनियाद रखी। पाकिस्तान शुरू से ही तालिबान का मददगार रहा। 1996 में तालिबान ने एक के बाद एक अफगानी इलाकों को कब्जाना शुरू किया और फिर आखिरकार यह सिलसिला अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने तक जारी रहा। उस दौरान ब्रादर को कई अहम जिम्मेदारियां दी गई। वो तालिबान का उप रक्षा मंत्री तो था ही, वो कई प्रशासनिक पदों पर भी काबिज था। लेकिन आज से जब 20 साल पहले अमेरिका ने तालिबान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की तो फिर मुल्ला ब्रादर को दरबदर होना पड़ा। लेकिन चंद रोज पहले जैसे ही अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौज की वापसी का ऐलान किया, मुल्ला ब्रादर ने फिर से अपने लड़ाकों को बटोरकर काबुल पर कब्जे की रणनीति बनाई और कामयाब रहा। इस दौरान वो खुद ही दोहा में बैठकर बातचीत के रास्ते अफगानिस्तान की अशरफ गनी सरकार पर दबाव बनाता रहा। रविवार को ही ब्रादर ने काबुल में एंट्री ली। साथ में ये भी कहा कि उसे भी इस बात का एहसास नहीं था कि वो इतनी जल्दी काबुल फतेह कर लेगा, लेकिन ऊपर वाला उसके साथ था।
तालिबान की मौजूदा कमान फिलहाल हिब्बुल्ला अखुंज़ादा के पास ही है। वो तालिबान का सुप्रीम नेता है। साल 2016 में जब अमेरिकी ड्रोन हमले में तालिबान का तत्कालीन सरगना मुल्ला मंसूर अख्तर मारा गया, तब यह अखुंज़ादा ही था जिसने तालिबान की कमान संभाली। पहले वो एक छोटा सा मजहबी नेता हुआ करता था, लेकिन तालिबान की सत्ता हासिल करते ही इसने गजब की लीडरशिप दिखाई। इसने बिखरे तालिबानी लड़ाकों को एक किया और अपनी बातों से उनमें जोश भरता रहा। मुल्ला उमर की मौत की बात जब तालिबानी लड़ाकों को पता चली थी तो संगठन में काफी उठापटक शुरू हो गई थी, लेकिन अखुंज़ादा ने ही अपनी लीडरशिप की बदौलत इन्हें टूटने से बचा लिया। इसके बाद वो वक्त वक्त पर अफगानी फौज से तो भिड़ता ही रहा। उसने अपनी सलाहियत के दम पर अफगान सेना के कई कमांडरों को अपने साथ मिला लिया। चूंकि हिब्बुल्ला अखुंज़ादा की पहचान एक मजहबी नेता की रही है, उसकी अपील का तालिबानी लड़ाकों पर गहरा असर होता है। तालिबानी उसका अदब व एहतराम करते हैं। तालिबान का मुखिया बनने के बाद अखुंज़ादा ने अल-कायदा प्रमुख अयमान अल-जवाहिरी की सरपरस्ती और वफादारी हासिल की और उसे वफादारों का अमीर कहकर नवाजने की कोशिश की। इसका अखुंज़ादा को दोहरा फायदा मिला। आतंकियों की नजर में उसकी शख्सियत और बड़ी हो गई। अब भी तालिबान के राजनीतिक, धार्मिक और लड़ाई के मामलों पर आखिरी फैसला अखुंज़ादा ही करता है। वो पर्व त्योहारों के मौके पर मजहबी तकरीरें भी करता है। करीब 35 साल का मुल्ला याकूब तालिबान की बुनियाद रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा है। याकूब के बारे में कहते हैं कि वो अपने संगठन के तमाम सैन्य गतिविधियों का सिरमौर है। एक तरह से उसे आप तालिबान का आर्मी कमांडर भी कह सकते हैं। अलग अलग खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुल्ला मोहम्मद याकूब ही अफगानिस्तान में तालिबान के हर ऑपरेशन को अंजाम देता है और उसी की इजाजत से तालिबान हर कदम उठाता है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान पर मुल्ला मोहम्मद याकूब का पूरा कंट्रोल है और 2016 में मुल्ला मोहम्मद याकूब की जगह अखुंज़ादा को सिर्फ इसलिए चुना गया था क्योंकि मुल्ला मोहम्मद याकूब के पास उन दिनों तजुर्बे की कमी थी। बताया जा रहा है कि अभी मुल्ला मोहम्मद याकूब की उम्र करीब 35 साल है और वही तालिबान का असली उत्तराधिकारी है। मुल्ला मोहम्मद याकूब के बारे में कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा बेरहम है। तालिबान के लड़ाके सालों साल उसी के इशारे पर, या फिर यूं कहें कि उसकी देखा देखी बेगुनाहों और मजलूमों पर जुल्म ढाते रहे। तालिबान के टॉप कमांडरों में से एक रहे जलालुद्दीन हक्कानी का बेटा सिराजुद्दीन हक्कानी इन दोनों तालिबान के बड़े नेताओं में शुमार है। वही हक्कानी नेटवर्क चलाता है जो तालिबान का एक सहयोगी संगठन है। यह संगठन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर तालिबान की वित्तीय और सैन्य संपत्ति की देखरेख करता है। यानी हक्कानी नेटवर्क पर तालिबान के लिए संसाधनों का इंतजाम करने की जिम्मेदारी भी है। तालिबान की तरह इसे भी पाकिस्तान से भरपूर मदद मिलती है। यहाँ तक कि हक्कानी नेटवर्क के आतंकियों को पाकिस्तान की फौज ही ट्रेनिंग देती है। 48 साल का सिराजुद्दीन हक्कानी कितना बड़ा आतंकवादी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके ऊपर 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी करीब 70 करोड़ रुपए का इनाम है। सिराजुद्दीन को फिदायीन हमलों का उस्ताद भी माना जाता है। आतंकियों को ऐसे हमलों के लिए तैयार करने से लेकर उन्हें एग्जीक्यूट करने तक वो उस्ताद माना जाता है। उस पर बड़े अफगान अफसरों के कत्ल से लेकर फिरौती के लिए विदेशी नागरिकों को अगवा करने के इल्जाम भी लगते रहे। इस्तानिकज़ाई तालिबान का एक बड़ा नेता होने के साथ साथ संगठन का वो चेहरा है जो अक्सर तालिबान की ओर से होने वाली बातचीत में शामिल रहता है। साल 2001 में जब तालिबान के हाथ से सत्ता फिसली, इस्तानिकज़ाई ने देश छोड़ दिया और दोहा में रहने लगा। कट्टर धार्मिक नेता इस्तानिकज़ाई को 2015 में दोहा में मौजूद तालिबान के सियासी दफ्तर का मुखिया बनाया गया। वो अमेरिका के साथ हुए शांति समझौते में भी शामिल था और कई देशों में तालिबान की नुमाइंदगी करता रहा। इस्तानिकज़ई के बारे में कहते हैं कि उसने 70 के दशक में अफगान सैनिकों के साथ देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA से ट्रेनिंग ली थी। 1963 में अफगानिस्तान के लोगार सूबे में पैदा हुए इस्तानिकज़ई के काफी पढ़े लिखे होने की वजह से संगठन में अलग ही इज्जत है। वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में तालिबान की सरकार में उसे भारी भरकम पोर्टफोलियो का मिलना तय है। सुब्रतीन बनर्जी के साथ शम्स ताहिर खान, आज तक। क्या 20 साल बाद लौटा तालिबान अपने उसूलों से समझौता करेगा? 20 साल बाद लौटा तालिबान फिलहाल तो बदला नजर आ रहा है। आगे क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन तालिबान के नेता लगातार एक सुर में एक ही बात कह रहे हैं कि 20 साल पुराना तालिबान अब बदल चुका है। इस बार तालिबान की सरकार में महिलाओं को आज़ादी होगी
उनके अधिकार मिलेंगे। शरिया कानून लागू होगा, लेकिन शरिया कानून किस तरीके से लागू किया जाएगा ये नई सरकार तय करेगी। तो कुल मिलाकर तालिबान दुनिया को ये पैगाम देना चाहती है कि वो एक शांतिपूर्ण सरकार अफगान में चलाना चाहती है। अफगानिस्तान में एक बार फिर तालिबानी कब्जे की दहशत पूरी दुनिया में सुनाई पड़ रही है। तालिबानी इस बार उदारवादी का भेष बदलकर सामने आने की कोशिशों में है। तालिबान अफगानिस्तान में सरकार बनाने का दावा करने के साथ साथ अपना उदारवादी चेहरा दिखा रहा है, महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है। Women will be afforded all their rights, whether it is in work or other activities, because women are a key part of society, and we are guaranteeing all their rights within the limits of Islam. तालिबान का कहना है कि उनके राज में महिलाएं काम कर सकती हैं, महिलाओं को काम करने और पढ़ने का अधिकार मिलेगा, समाज में उनकी सक्रियता भी रहेगी, महिलाओं को सभी अधिकार शरिया कानून के मुताबिक मिलेंगे। तालिबान भले ही महिलाओं के प्रति उदारता दिखा रहा हो, लेकिन उस पर भरोसा करना मुश्किल ही है। खुद अफगानी महिलाओं का मानना है कि ये तालिबान भेड़ की खाल में भेड़िया है, कुछ ही दिन बाद वो अपनी रंगत दिखाएगा। जगह जगह तालिबानियों के उत्पात और गोलीबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो इस बात की गवाह हैं कि उनकी बर्बरता कहीं नहीं गई है। काबुल की सड़कों पर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए निकल पड़ी हैं। इन्हें तालिबान या यूं कहें कि मौत का खौफ नहीं है। इन्हें पता है कि उनके मुल्क पर तालिबानियों का कब्जा हो गया है, लेकिन ये अपनी हक की मांग के साथ सामने आ गई। ये महिलाएं चाहती हैं कि इन्हें सम्मान के साथ जीने का हक दिया जाए, इन्हें पढ़ने का हक दिया जाए, इन्हें काम करने की आजादी मिले, साथ ही राजनीतिक भागीदारी का अधिकार मिले। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।